नोट करो। Chapter 7, that is coordinate geometry. Topics to be covered in this chapter. Distance formula and its application. Distance formula क्या होता है और हम उसकी application based क्वेश्चन करेंगे, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है. सेक्शन फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन. सेक्शन फार्मूले की कहाँ एप्लीकेशन, कहाँ उसको यूज़ करते हैं. और ब्रैकेट में हम एक और लिख लेंगे मिड पॉइंट फार्मूला. सेक्शन फार्मूले से ही एक नया फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, दैट इज़ मिड पॉइंट फार्मूला. और तीसरा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स. तो टोटल 3 टॉपिक करने हैं, जबकि सिलेबस में ये पहले 2 हैं. ये सिलेबस में नहीं है लेकिन हम इसको करेंगे. आप पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर मत करना, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम करेंगे ये. तो टोटल मिलाकर इस चैप्टर में 3 ही एक्सरसाइज हैं. 7.1 है, 7.2 है, 7.3 है और एक एक्सरसाइज और है, दैट इज़ ऑप्शनल एक्सरसाइज, वो भी करेंगे. इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी 10 ही क्वेश्चंस हैं, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और इसमें 8 क्वेश्चन हैं. तो टोटल मिलाकर इस चैप्टर में यही सब करना है, ठीक है. और 14 एग्जाम्पल्स हैं, 14-15 एग्जाम्पल्स हैं. अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर रिवाइज करेंगे चैप्टर 9th क्लास का चैप्टर 3, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. 9th में भी था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो पहले उसकी रिवीजन करेंगे. क्या क्या चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए जो 9th क्लास की थी. अब MCQ क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत सारे बन सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सारी बातें पता होनी चाहिए. हो गया नोट ये सभी का. तो स्टार्ट करते हैं पहले 9th क्लास के बेस से. जो 9th क्लास में सीखा था उसको रिवाइज करते हैं. रह गया था क्या? हो गया. एरिया ऑफ ट्रायंगल 7.3 है. कोई प्रॉब्लम किसी को? चलें आगे. क्या कर रहे हैं, जल्दी लिख. अब नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको एक्स और इसको एक्स डैश कहते हैं. ये नेगेटिव डायरेक्शन और वो पॉजिटिव साइड हो जाती है. इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं और ये वाई डैश बिलो द ओरिजिन हो गया. अगर आपसे पूछें इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 0. अगर आपसे पूछें इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, x इक्वल टू 0. अगर आपसे पूछें एनी पॉइंट, पॉइंट का मतलब, डॉट, और हम ये एक्स वाई प्लेन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर इस डॉट को कोऑर्डिनेट कहते हैं. क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट. तो जो ये पॉइंट है ना डॉट, उसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट. अब इस कोऑर्डिनेट को हम ब्रैकेट्स बनाकर लिखते हैं. इसमें एक a और एक b लिख देते हैं. अब a कोई रियल नंबर है, b भी कोई रियल नंबर है. a हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पर होगा और b वर्टिकल लाइन पर होगा. या तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा या उसके पैरेलल कहीं होगा, और b या तो y पर होगा या उसके पैरेलल होगा. a वाली जो पॉइंट या वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोल देते हैं और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं. तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलकर बना हुआ एक कोऑर्डिनेट. क्लियर? ऐसा कोऑर्डिनेट बताओ जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल होते हैं. a, ऑर्डिनेट और एब्सिसा इक्वल हो गए. अब a की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0, 0, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, √2 भी हो सकती है.
-3 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है। समझ में आई बात? ऐसा कोऑर्डिनेट बताओ जिसमें एब्सिसा ऑर्डिनेट का ट्वाइस होगा, एब्सिसा ऑर्डिनेट का ट्वाइस होगा, तो 2a, a आया समझ में? तो एब्सिसा की वैल्यू ट्वाइस है ऑर्डिनेट की वैल्यू से, कोई दिक्कत? ऐसा कोऑर्डिनेट बताओ जिसके अंदर एब्सिसा और ऑर्डिनेट का सम 0 आता हो, या फिर -a, a, तो इसमें इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लें, कोई भी पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स होंगे। किस फॉर्म के कोऑर्डिनेट होंगे? x, 0 या a, 0 भी कह सकते हो, x, 0 या फिर मतलब x की वैल्यू ये मैंने a ले ली है, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा? x होगा, अगर a लिया तो a हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम? क्योंकि x एक्सिस पर क्या 0 होता है हमेशा? y। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑन x एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इज, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 0। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसके? 0, y फॉर्म का होगा। और इसी तरह से ऑन y एक्सिस द वैल्यू ऑफ x, किसके अंदर वैल्यू ऑफ x देख रहा हूँ? कोऑर्डिनेट में एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी? हमेशा y एक्सिस पर कौन 0 होता है? x, और x एक्सिस पर कौन 0 होता है? y। तो ये चारों बातें समझ में आ गई, और कोऑर्डिनेट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी समझ में आ गए। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम किसी को तो पूछ सकते हो। चलिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ। अब हमने देखा कि ये जो प्लेन है कार्टेशियन प्लेन कहते हैं इसको। कौन सा प्लेन कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन में कितने क्वाड्रेंट हैं? 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। क्लियर? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को x एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल नंबर लाइन को y एक्सिस कहते हैं। जहां पर दोनों मीट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। ठीक है। और सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाते हैं? ओरिजिन से मेजर किए जाते हैं। तो मान लो आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना है 2, 1, तो कैसे प्लॉट करोगे 2, 1? तो x एक्सिस पर 2 यूनिट और y एक्सिस पर 1। तो x पर 2 यूनिट चलेंगे और y पर 1 के पैरेलल चलेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा 2, 1। और कोऑर्डिनेट को किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, A, B, C, D एक्सेट्रा। तो A कोऑर्डिनेट हो गया 2, 1। अगर A कोई कोऑर्डिनेट है 2, 1, तो उस कोऑर्डिनेट से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर, तो उसकी लेंथ कितनी आएगी? 1। ये लेंथ 1 होगी ना। तो यानी कि फिफ्थ पॉइंट क्या आया? परपेंडिकुलर साइन आई है। डिस्टेंस ऑफ कोई भी कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने 2, 1 लिया था, कहाँ से लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस? फ्रॉम x एक्सिस। तो कितना आया? x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया? y वाला ऑर्डिनेट। और इसी तरह से इस कोऑर्डिनेट का अगर मैं डिस्टेंस लूँ किससे? y एक्सिस से, तो कितना आएगा? तो 6 पॉइंट आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2, 1 फ्रॉम y एक्सिस इज कितना? 2। समझ में आई बात? 2 यूनिट्स लिख दो। हाँ, 2 यूनिट्स लिख दो। ठीक है, 2 यूनिट्स। ऑब्वियसली मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर, कुछ भी, यूनिट्स लिखना जरूरी होता है, यूनिट्स आएगा। अब अगर मैं यहाँ 2, 1 की जगह आपको कह दूं कि x, y है, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से कितना आएगा? x आ जाएगा। भूलना मत, मिस्टेक करोगे बाद में, बता रहा हूँ। 9th क्लास में बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो 10th की बात बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है ये 9th की डिवीजन हो गई एक तरह से, पूरा चैप्टर यही है। अगर पैरेलल पूछ ले डिस्टेंस y एक्सिस के पैरेलल तो 1 आएगा, और x एक्सिस के पैरेलल तो 2 आएगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस पूछेंगे तो 2 नहीं आएगा, कितना आएगा? 1। और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस पूछेंगे तो 2 आएगा। मतलब जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर पूछेंगे उस एक्सिस का दूसरे वाला रिवर्स होता है, ऑपोजिट होता है। अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर पूछा तो y कोऑर्डिनेट आएगा। ये x कोऑर्डिनेट है 2, जिसको एब्सिसा कहते हैं, और y कोऑर्डिनेट 1 है, जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं। नहीं आया समझ में? 5, 7 का डिस्टेंस बताओ y एक्सिस से। मैंने कहा 5, 7 का डिस्टेंस बताओ y एक्सिस से। 5 या 7?
5। अब ये तो बताया नहीं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, अंडरस्टूड होता है मैथ के अंदर। जब डिस्टेंस पूछा जाता है तो वो अंडरस्टूड है, नहीं बताया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछा गया। इसी तरह से अगर डिस्टेंस पूछ ले एक्स एक्सिस से तो क्या आंसर आएगा 7। आगे बात समझ में बताई थी ये बात मैडम ने। इस बात का लॉजिक क्या होता है? जैसे आपने जो बता दिया वो तो ठीक है, पर इस पे कैसे देते हो? यहाँ कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा 5,7। अब इस पॉइंट से क्या ड्रॉ कर रहे हो, परपेंडिकुलर किस पर ड्रॉ कर रहे हो, एक्स एक्सिस पर। ये जो लेंथ है ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो ये 5 होगी या 7 होगी, नहीं आया ना समझ में, ये 5 या 7 नहीं समझ में आया ना, हाँ या ना बोल दे, नहीं आया ना समझ में, मुझे पता था। इसका मतलब ये है कि तुम्हें प्लॉट भी करना नहीं आता। 2,3 को प्लॉट करना आता है, कैसे करते हैं, जो पहले वाला कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट, उसको एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं 1 2, और फिर जो ये 3 लेंथ है ये वाई एक्सिस पर लेते हैं, तो ये पॉइंट बन जाता है 2,3। जो ये बाद वाली लेंथ है वो वाई के पैरेलल नहीं होती क्या, और जो पहले वाली लेंथ है वो एक्स के पैरेलल नहीं होती क्या। ये भी नहीं आता प्लॉट करना, 8th में भी सीखा होगा, 9th में भी सीखा होगा। अब बता यहां पर ये 5 होगा या 7 होगा, पक्का ना। फिर किस चीज का लॉजिक पूछ रही थी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ही तो है, पैरेलल टू वाई तो आया, तो 7 तो आएगा, नहीं आएगा लॉजिक समझ में। अब ये लेंथ कितनी होगी, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे है, तो वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्स वाला कोऑर्डिनेट आ गया। अब आगे समझ में नहीं आया, हटा दो इसको, कि ये क्या नोट करोगे, ये तो 9th की बातें हैं, नोट करना हो तो वीडियो में से कर लेना। तो अब ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स माइनस होता है और वाई प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। अब एक मिरर इमेज भी होता है कंसेप्ट। अगर हम x, y पॉइंट की मिरर इमेज देखें, अब ये मत सोचना कि x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर हम x, y की मिरर इमेज देखें x एक्सिस पे, इन x एक्सिस, तो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा x, -y। और अगर हम y एक्सिस पे मिरर इमेज देखें तो जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, समझ में आया। मतलब x, y के अंदर x एक्सिस पे देखेंगे तो y का साइन चेंज कर देंगे, और y एक्सिस पे देखेंगे तो, एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो यहां पर कोई कोऑर्डिनेट है 2,4, 4,2 लगा लो, 4,3 लगा लो। इस पॉइंट से, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट से अगर मैं ये डिस्टेंस पूछूं तो ये कितना डिस्टेंस होगा, 4 होगा या 3 होगा, 3 होगा। क्यों 3 किसने बोला था, बता भाई 3 क्यों होगा, कितना होगा, कितना होगा, 4 होगा भाई। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, अरे इतना ही देख लिया करो, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, हॉरिजॉन्टल है तो पहले वाला होता है और वर्टिकल दूसरे वाला होता है। तो अब सीधा हॉरिजॉन्टल 4 और वर्टिकल देखें तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, समझ में आ गई बात। अगर हम इस पॉइंट का, ये कौन सी लाइन है, अगर ये मिरर हो जाए, ये मिरर हो जाए तो इसकी इमेज नीचे दिखाई देगी, कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगी, 3 डिस्टेंस पर ही। इसका मतलब यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ओरिजिन के बिलो है, नहीं आया समझ में। तो इस कोऑर्डिनेट के क्या बनेंगे, x तो सेम ही है ना, x तो 4 ही होगा ना यहाँ पर, ये डिस्टेंस 4 है तो 4,3 की इमेज क्या आई, 4, तो x एक्सिस पे जब इमेज देखते हैं तो y वाले को क्या कर देते हैं, माइनस। अगर मैं इसकी इमेज देखूंगा तो प्लस हो जाएगी, साइन चेंज कर देना आपने, माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो x एक्सिस में y का साइन चेंज कर देना और y एक्सिस में x का। अब अगर इसकी y एक्सिस पे इमेज देखें तो यहाँ भी मुश्किल लग रहा है क्या, 9th में नहीं पढ़ा था, झूठ, बहुत बढ़िया। ये लेंथ कितनी है 4, तो ये लेंथ भी कितनी होगी
4, लेकिन यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो अब क्या बनेगा, समझ में आ गई बात। 9th में पढ़ा था, तो बता ओरिजिन में देखें तो किसी क्या इमेज बनेगी, इन ओरिजिन, बता पढ़ा था ना 9th में, इन ओरिजिन क्या बनेगी इमेज, नहीं पढ़ा था, झूठ बोल रही थी, उसने पढ़ा था, उसने सही आंसर दिया। अगर हम इसकी इमेज ओरिजिन में देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगी -4 -3, अब ओरिजिन मिरर हो गया तो ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर ओरिजिन में देखते हैं तो दोनों चेंज कर देंगे, एक्स में देखते हैं तो वाई वाले को चेंज करेंगे, वाई में देखते हैं तो एक्स वाले को चेंज करेंगे, कोई दिक्कत। तो ये मिरर इमेज का कंसेप्ट हो गया। इसके बाद अब हम आगे करते हैं 10th क्लास का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालने के काम आता है, समझ में आ गई बात। तो हमें कोऑर्डिनेट प्लेन में यानी कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर दो पॉइंट दे रखे हो, एक्स एक्सिस, वाई डैश, एक्स डैश और ओरिजिन, कहीं पर भी हमें कोई दो पॉइंट दे रखे हो, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए हैं इजीनेस के लिए, बाकी आप कहीं भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट दे रखा है ए और ये वाला पॉइंट क्या दे रखा है बी, तो लेट कर लेता हूँ मैं ए के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कोऑर्डिनेट को लेट करने में, x1 और y1 ये मैंने लेट कर लिया, और b के कोऑर्डिनेट को लेट कर लिया मैंने x2 और y2, ठीक होगी बात। अब a के कोऑर्डिनेट क्या लिए थे, x1 और y1, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो ये लेंथ कितनी होगी, y1, नहीं आया समझ में, ये जो लेंथ है ये y के पैरेलल होगी और वो लेंथ कितनी आ जाएगी y1। अब b के कोऑर्डिनेट क्या थे, x2 और y2, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, y2 आ जाएगी। इस पॉइंट का नाम m रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम n। अब ओरिजिन से लेकर m तक ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये वाली लेंथ इसके पैरेलल आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, o से, है कोई दिक्कत। अब यहाँ से n तक ये डिस्टेंस कितना आएगा, x2 उस कोऑर्डिनेट के लिए। तो क्या तुम ये बता सकते हो इस पॉइंट m से लेकर इस पॉइंट n तक ये डिस्टेंस कितना आएगा, शाबाश, सबको समझ में आ गया, x2 माइनस x1। भाई इतनी लेंथ निकालनी है तो इस लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर देंगे, क्योंकि x2 में x1 मिली हुई है तो डिफरेंस आ जाएगा। अब हमने क्या किया, a पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, किसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, x एक्सिस के। अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितना बन जाएगा, नहीं आई बात समझ में, क्यों बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 क्यों बनेगा, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना, लाइंस पैरेलल तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते क्या, तो 90 डिग्री आ जाएगा। नहीं समझ में आया, ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं, दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर है। अभी हम ए और बी को ज्वाइन कर दें, क्योंकि हमें निकालना क्या था, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी को ज्वाइन कर दो। डिस्प्लेसमेंट आ रही है या डिस्टेंस आ रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा है ना, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं आ रहा, हाँ फिर डिस्प्लेसमेंट, हाँ बिल्कुल सही है, तो डिस्टेंस आ रहा है लेकिन शॉर्टेस्ट आ रहा है, ध्यान रखना। तो ए से बी के बीच में क्या ज्वाइन कर दिया मैंने, एक स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर दिया, क्लियर होगी बात। तो ए से बी एक लाइन सेगमेंट हो गई, ए से बी, ये हमें लेंथ निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताएगा कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस, उसको हम ए बी लिख देते हैं। तो ये ब्लू वाले मार्कर की जो लेंथ होगी वो बता देगा ए बी, क्लियर है। तो क्या तुम ए बी निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये पॉइंट का नाम रख लिया आर। ये बताओ क्या ए आर और एम एन इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, रेक्टेंगल बन गया, ये देखना ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री और ये बचा हुआ भी 90, तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी ए आर की, इसकी एक्स पर, क्लियर है।
अब ये लेंथ कितनी आएगी, बी से लेकर आर तक की। नींद आ रही है क्या, उठ जा। बी से लेकर एन तक ये वाली लेंथ ले लें, उसमें से ये लेंथ माइनस कर दें तो बची हुई लेंथ आ जाएगी। नहीं आया क्या समझ में? तो ये लेंथ कितनी है y2 और ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में, बोलो। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ए बी किसके इक्वल होगा, ए आर का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाँ या नहीं, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ए आर की वैल्यू कितनी है और बी आर की वैल्यू, और यहाँ स्क्वायर था तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ये क्या बन गया, समझ में आया फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ या नहीं? दैट इज द डेरिवेशन ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे बना। अब इसका हम यूज करेंगे। तो पहला टॉपिक हो गया हमारा इस चैप्टर का, व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, एनी टू कोऑर्डिनेट्स, एनी टू पॉइंट्स ऑन द टू डायमेंशनल प्लेन। 3 डायमेंशन में भी हो सकता है ये, तो वहाँ पर z आ जाएंगे तब भी सेम फॉर्मूला लगेगा, बस प्लस x2 z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और ऐड हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। वो 11th क्लास में है। अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो जाए, अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो जाए और बाकी एक पॉइंट x, y हो जाए, कहीं भी होगा x, y, वहाँ पर मैंने x1, y1, x2, y2 इसलिए लिया क्योंकि 2 पॉइंट थे। अब एक ही पॉइंट है तो x और y से भी काम चल जाएगा। और ओरिजिन ले लिया मैंने। अगर मैं पूछूं ओरिजिन और किसी पॉइंट x, y के बीच में डिस्टेंस, ओरिजिन को o से दिखा दिया, तो OP पूछा मैंने, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आया समझ में? इतना इजी मत ले मैथ को, सीरियस हो जा। x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस उसका, ये डिस्टेंस फॉर्मूला किस में आ गया, द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड एनी पॉइंट P। अच्छा OP लिखें या PO कोई फर्क नहीं पड़ेगा, OP लिखो या PO, AB लिखो या BA, क्या फर्क पड़ेगा, डिस्टेंस तो AB और BA दोनों एक ही बात है। यहाँ x1 लिखें या x2 तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस हो के स्क्वायर तो होना ही है, तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, चाहे 2 हो चाहे -2, दोनों का स्क्वायर 4 ही आएगा। नहीं हुआ क्लियर? तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप क्वेश्चंस कर सकते हो। नोट करना है ये या वीडियो में से कर लोगे, बताओ। देखो नोट करना है। देखो आपको पता है ये पॉइंट क्या है, ए नाम रख लिया मैंने, क्या कोऑर्डिनेट है इसके 2,0, और आपको पता है ये पॉइंट ले लिया सपोज बी, इसे कोऑर्डिनेट क्या है। अगर मैं पूछूं ए से बी का डिस्टेंस कितना है, ये 2 है इतना, और ये वाला 1 यूनिट होगा। अगर मैं इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालूं तो ए के कोऑर्डिनेट क्या थे 2,0 और बी के कोऑर्डिनेट क्या थे -1,0। ठीक होगी बात? ये ए के कोऑर्डिनेट थे और ये बी के कोऑर्डिनेट थे। x2 माइनस x1 फॉर्मूला अभी बताया था, लिखो फॉर्मूला, x2 माइनस फिर y2 माइनस उसका रूट -1 और -2 स्क्वायर प्लस 0 -0 उसका स्क्वायर, ये तो 0 ही होगा। -2 -1 कितना हो गया, स्क्वायर कितना हो गया, -3 का स्क्वायर 9 और 9 का रूट, वही डिस्टेंस हमें ऐसे भी दिख रहा था और वही डिस्टेंस फॉर्मूले से भी आ गया। कोई दिक्कत? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट्स का। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,1 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो 0 -0 फिर प्लस 3 माइनस, कितना आंसर आ गया, और 4 का कितना होता है, सेम आ गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से कोई भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अभी हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकाले हैं, तो अब हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस निकालते हैं। अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है,
वैसे पाइथागोरस से तो निकाल ही लोगे, ये 1 लेंथ है और ये लेंथ कितनी है 2, तो आपको पता है ये लेंथ कितनी आएगी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ऐड करके रूट कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो √5। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो ये पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वाई एक्सिस पर है तो 0,2, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स एक्सिस पर है तो 1,0। कोई दिक्कत? अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू नहीं आ रहा क्या समझ में, और 0 माइनस, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, सेम आंसर आ गया डिस्टेंस फॉर्मूले से। कोई दिक्कत किसी को? अब देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कैसे होता है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कैसे कर सकते हैं। आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, तीन पॉइंट दे दिए, ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं और बी के और सी के, क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है? जो पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पहले बता भी रखें, 3 और मोर पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स तो हमेशा एक लाइन में ही होते हैं, 2 पॉइंट हमेशा ही उनसे एक लाइन बन जाती है, तो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, बट 3 और मोर पॉइंट्स मे और मे नॉट बी कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स और 3 और मोर पॉइंट्स, 4 5 कितने भी पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स आर said to be collinear if they lie on the same line। समझ में आ गई बात? एक ही लाइन के ऊपर, अगर वो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर वो तीनों पॉइंट आते हैं तो उन तीनों पॉइंटों को कैसे पॉइंट बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। समझ में आ गई बात? इस बात को डिसाइड करने के लिए वो एक ही लाइन पर आते हैं। हम तीनों पॉइंट्स के पहले तो नाम रख लें, ए बी सी, कुछ भी नाम रख लिए। अब हम क्या करते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, अगर ये दोनों को प्लस करके थर्ड ए सी की डिस्टेंस इस पूरे के इक्वल आ गया तो इसका मतलब वो एक ही लाइन पर होंगे। नहीं समझे बात को? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को प्लस कर दो तो ये डिस्टेंस आ रहा है, ये लेफ्ट साइड है राइट साइड है, अलग अलग तीनों डिस्टेंस निकालकर दो डिस्टेंस को प्लस करके तीसरे के इक्वल आ गया तो पॉइंट कैसे माने जाएंगे, कोलिनियर, क्योंकि वो एक ही लाइन पर आते होंगे। अगर ऐसा होता कि बी पॉइंट यहाँ नहीं आता, बी पॉइंट यहाँ कहीं होता मान लो, तो कोलिनियर नहीं होते। फिर ए बी का डिस्टेंस और ए बी और बी सी का डिस्टेंस और फिर ए सी का डिस्टेंस, तो ये बड़ा होता। बताओ क्यों? हाँ, वेरी गुड। 7th क्लास के अंदर रिजल्ट आता है 8th क्लास के अंदर, सम ऑफ एनी 2 साइड्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर वो कोलिनियर नहीं होते, एक पॉइंट कहीं भी बाहर होता, तो फिर दो चीजों का सम तीसरी से हमेशा बड़ा आएगा। इसका मतलब वो पॉइंट एक लाइन पर नहीं होते, वो पॉइंट कैसे होते, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब वो ट्रायंगल बनाते। अच्छा, फिर इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर वो ट्रायंगल बनाते तो एरिया 0 नहीं होता। तो अगर 3 पॉइंटों से बनने वाली ट्रायंगल का एरिया 0 है तो वो लाइन पर ही होंगे, और अगर 0 नहीं है तो वो लाइन पर नहीं होंगे। इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0, पॉइंट्स आर कोलिनियर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज नॉट 0, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। If points are collinear, then area of triangle must be 0 because they are lying on a line, they are not making any triangle। समझ में आई बात? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से भी हम कोलिनियर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे थर्ड एक्सरसाइज में। तो ये समझ में आ गई डेफिनेशन, नोट कर लोगे बाद में कोलिनियर पॉइंट्स की। तो पॉइंट्स को कोलिनियर यूज किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। तो क्या करेंगे हम, ए से बी का डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देंगे। क्या निकलेगा, 3, 2,2 और 1,1। तो क्या निकलेगा, 2 - 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 + 1 √2। अब बी सी निकालेंगे, सेम आएगा, 3 - 2 का स्क्वायर, 3 - 1 + 1। नहीं आया समझ में? अब ए सी निकालेंगे, 3 - 1 + 3 - 1, 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 4 + 4 √8। √8 को 2 × 2 × 2 लिख सकते हो। नहीं आई बात समझ में? बोलो, रूट वाले में प्रॉब्लम है क्या? 2 × 2 = 4, 2 × 8, एक 2 बाहर आ गया। ए बी और बी सी ऐड कर दे तो √2 + √2,
कितना बन गया 2√2, और ये किसके इक्वल है AC के, दोनों का सम तीसरे के इक्वल आ गया। पॉइंट्स आर, कोई भी दो पॉइंटों का, कोई भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे के इक्वल आ जाए तो कोलिनियर हो जाएंगे। समझ में आया? तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला टू प्रूव पॉइंट्स आर कोलिनियर? फर्स्ट एप्लीकेशन इज in order to prove 3 points are collinear we take 3 points and find the distance among any 2 points। PQR 3 पॉइंट नाम रख लो, PQ, QR और PR तीनों डिस्टेंस निकाल लो, और निकालने के बाद दो का सम तीसरे के बराबर आ जाए तो कोलिनियर, और ना आए तो फिर दो का सम बड़ा हो जाएगा तीसरे से, है ना, तो नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। समझ में आई बात? अच्छा, अब आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि ये तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलेटरल है या राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कैसी ट्रायंगल है? समझ रहे हो? तो क्या कर लेंगे, AB, BC, AC तीनों ज्वाइन करके ये वाला डिस्टेंस निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से, कोऑर्डिनेट तो दे रखे होंगे, AC का निकाल देंगे और BC निकाल देंगे, तीनों डिस्टेंस निकाल देंगे। बोलो, तीनों निकाल देंगे। अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गए और कोई दो इक्वल आए, तीसरा इक्वल नहीं आया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर ऐसे हुआ, तीनों डिस्टेंस निकाल दिए और तीनों के स्क्वायर कर दिए और दो का स्क्वायर सम करके तीसरे के इक्वल आ गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लग गई। नहीं समझ में आई बात? और अगर दोनों चीजें होगी, जैसे कि एक 1 आ गया, एक 1 आ गया, एक √2 आ गया, तो 1 1 आइसोसेलेस होगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उसका रूट, तो ये राइट ट्रायंगल भी होगी और आइसोसेलेस। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ट्रायंगल और तीनों साइड से लगा दी तो स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। क्लियर? तो यानी कि सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या आई थी? खुशी क्या आई थी फर्स्ट एप्लीकेशन? टू प्रूव पॉइंट्स आर कोलिनियर। सही है, टू प्रूव पॉइंट्स आर कोलिनियर। सेकंड, टू चेक टाइप ऑफ ट्रायंगल, क्या दूं? फाउंड बाय 3 कोऑर्डिनेट्स टू चेक द टाइप ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड सो ऑन। टू चेक द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 4 कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे इस बार, ABCD। आपने क्या करना है, 6 चीजें निकाल लेनी है। कितनी चीजें निकालनी है? कौन कौन सी? एक तो AB, BC, CD, DA, AC, BD, टोटल 6 चीजें निकाल लेनी है। 2 डायगोनल हो गए और 4 साइड्स। तो क्या चेक हो जाएगा? टू चेक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या क्या हो सकता है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैलोग्राम, इन चारों में से कोई एक हो सकता है। तो अगर ये चारों साइड्स इक्वल आ गई, पता है आपको बताऊं, चारों साइड्स इक्वल आ गई, AB, BC, CD और DA चारों इक्वल आ गई, तो बोलना रेक्टेंगल है ना, क्या बोलना? रोम्बस है। तो क्या बोलना है? रोम्बस है। बट नहीं, अभी रोम्बस, बट अब आप निकालते हो AC और BD, डायगोनल निकालते हो। इफ डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? और डायगोनल इक्वल नहीं आते तो रुक जा भाई, रुक जा। पता है कितना सीख रखा तूने स्कूल में? चारों इक्वल आए तो रोम्बस, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो स्क्वायर, और डायगोनल इक्वल नहीं आए तो रोम्बस होगा, स्क्वायर नहीं होगा, ओनली इट्स अ रोम्बस। समझ में आई बात? अब रेक्टेंगल में और पैलोग्राम में क्या करते हैं? AB और DC ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, BC और AD ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, तो क्या हो जाएगा? अब AC और BD डायगोनल भी इक्वल आ गए, तो क्या हो जाएगा? और अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो ओनली अ पैलोग्राम, नॉट अ रेक्टेंगल। क्लियर? एक और तरीका भी तो चेक करने का, चारों साइड्स इक्वल कर ली। अब पाइथागोरस थ्योरम से देख लिया आपने कि एक डायगोनल दोनों, यानी कि यहाँ राइट एंगल है या नहीं है, पाइथागोरस से चेक कर सकते हो ना। ये दोनों साइड्स तो निकाल ही रखी हैं, एक डायगोनल निकाल लिया कोई भी, दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया तो पाइथागोरस लग गई, इसका मतलब राइट एंगल होगा कन्वर्स से। अब एक राइट एंगल आ गया तो चारों ही राइट एंगल हो जाएंगे। समझ में आई बात? और नहीं आया तो फिर रोम्बस होगा। तो दोनों मेथड है, कोई दिक्कत? कहाँ ध्यान है तेरा? समझ में आ गई बात? तो चारों साइड्स निकाल देंगे, दोनों डायगोनल निकाल देंगे। चारों साइड्स इक्वल तो रोम्बस, डायगोनल भी इक्वल तो स्क्वायर, ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो पैलोग्राम, और डायगोनल्स भी इक्वल और चारों साइड्स अनइक्वल आ गई तो जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा, जनरल क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? चारों इक्वल नहीं आई तो अल्टीमेटली कितने यूज हो गए डिस्टेंस फॉर्मूले के? 3 यूज हो गए। फोर्थ यूज है टू फाइंड लोकस।
अब ये एक नई चीज़ है, नई बात है ये, टू फाइंड लोकस। लोकस का मतलब होता है पाथ, रास्ता, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस पे समझाता हूँ। मान लो एक पॉइंट दे रखा है आपको ए, जिसके कोऑर्डिनेट है 1,2। आप ये 9th क्लास में भी करते थे, बस आपको नाम नहीं पता था। एक कोऑर्डिनेट फिक्स कोऑर्डिनेट है ए 1,2 प्लेन में, और एक कोऑर्डिनेट है बी जिसके क्या कोऑर्डिनेट है 5,c। मैंने ए और बी को ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत? ए और बी से फिगर जो बना उस फिगर का क्या नाम है? ए और बी को ज्वाइन करके जो फिगर बना वो क्या, लाइन बनी या रे बनी या लाइन सेगमेंट बनी या वेक्टर बना? क्या बना? लाइन सेगमेंट। क्या बन गया? लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है? लाइन सेगमेंट, लाइन का एक फिक्स्ड लेंथ होता है, नहीं बता दी? लाइन दोनों साइड होती है एक्सटेंड। अगर एक फिक्स्ड, दो फिक्स पॉइंट ले लें तो लाइन सेगमेंट है। तो ये लाइन सेगमेंट है, राइट। इस लाइन सेगमेंट में हमें अगर ऐसा कोई पॉइंट चाहिए जो इसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहे। पता तो मैं क्या कर रहा हूँ? ये परपेंडिकुलर, जैसे मैंने ये किया तो तुम्हें समझ में आ गया। यहाँ पर कंपास रखकर हाफ से ज़्यादा ओपन करके आर्क लगाई है, चाहे फुल ओपन कर ली इसके इक्वल या हाफ से ज़्यादा, ऐसे ही वहाँ से की है। ऐसे बचपन में 5th क्लास में ऐसे करते थे ज्योमेट्री के अंदर, कंस्ट्रक्शन में। ये एंगल कितना होता है और ये दोनों क्या हो जाते हैं बराबर, ये सबको पता है बात। अब बेटा ये चीज़ देखना, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ सी, तो ये जो सी पॉइंट है ये सी कहाँ पर लाई कर रहा है? ये सी पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, मैंने ये पूछा। सी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? ऑन द लाइन, इस लाइन पर लाई कर रहा है। पर ये लाइन कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है, अभी तो बोला तुमने। ये लाइन कौन सी लाइन है? परपेंडिकुलर। तो सी कहाँ लाई कर रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी की है, तुम्हारे घर की थोड़ा है। तो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। नहीं आया समझ में? सी कहाँ लाई कर रहा है? सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी पर लाई कर रहा है। तो फिर C इक्वल डिस्टेंस पर होगा A और B से। चेक करके देखो, यानी कि C को A से और C को चेक करके देखे तो ये डिस्टेंस कितना होगा? पक्का? कैसे होगा? मैं कह रहा हूँ, खुद का दिमाग तो है नहीं तेरे अंदर। RHS से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना? अभी भी दिमाग नहीं है। S से कॉन्ग्रुएंट है। RHS कहाँ से लग गया? किससे कॉन्ग्रुएंट है? अब ये पता है या नहीं पता? साइड एंगल साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल है 90 डिग्री। वर्टिकल ऑपोजिट, पता नहीं कहाँ से सीख रखा है 9th क्लास में, 90 डिग्री। और फिर ये समझ में आई बात? तो 90 डिग्री और ये साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा 9th की कंस्ट्रक्शन में भी करते थे। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो CPCD से दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगी या नहीं होंगी? अगर मान लो C की जगह मैंने यहाँ कहीं पॉइंट लिया होता तो ये भी इक्वल डिस्टेंस पर होता, ये पॉइंट भी होता। C के पर कोई भी पॉइंट हमेशा इक्वल डिस्टेंस होगा एंड पॉइंट से। क्यों? ट्रायंगल तो बनी जाएगी ना, हर बार जो भी पॉइंट लोगे आप ट्रायंगल बनेगी और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। CPCD से आ जाएगा, नहीं हुआ क्लियर? तो हम कह सकते हैं ना, AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आने वाला हर पॉइंट इन दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहता है। कह सकते हैं नहीं कह सकते? तो अब हम ये वाली बात कह सकते हैं, अगर मेरे को 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो उन सब पॉइंट्स का लोकस निकालो जो इन दोनों पॉइंट से एंड पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं। अगर मेरे को A और B 2 फिक्स पॉइंट दे रखे हैं और हम क्या कह रहे हैं, ऐसे सभी पॉइंट्स बताओ जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं। एक तो ये मिड पॉइंट भी होगा, इक्वल डिस्टेंस पर हो गया। एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यानी इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट होंगे। ये सारे पॉइंट इससे किस पर डिस्टेंस पर रहते हैं? इक्वल डिस्टेंस पर। ये सारे पॉइंट कहाँ रहते हैं? परपेंडिकुलर ऑफ AB। नहीं आया समझ में? इसका मतलब अगर कंडीशन दे दी जाए कि कोई पॉइंट ये दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो वो पॉइंट उन दोनों की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पर आएगा। नहीं आई बात समझ में? तो उस पॉइंट का लोकस क्या होगा? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 11th में भी सीखोगे। अब कुल मिलाकर समझ में आया है कुछ? मुझे तो लगता नहीं कुछ समझ में आया। तो अब लोकस पे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। पॉइंट Px, y इज एट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस को इक्वी डिस्टेंस भी कहते हैं वर्ड। इक्वल डिस्टेंस को कौन सा बोलते हैं वर्ड? इक्वी डिस्टेंट।
पॉइंट P is at equidistant from A 3,4 and B 3,6. Find the locus of P. Find the locus of P, या फिर दूसरे वर्ड्स में कह सकता हूं फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y. x और y के बीच में क्या निकाल दो? रिलेशन. क्वेश्चन का मीनिंग समझ रहे हो? वो ये कहना चाह रहा है कि कोई पॉइंट P है जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है. A फिक्स पॉइंट है, B फिक्स पॉइंट है, P कहीं एक पॉइंट है. P पॉइंट A से और B से कैसे डिस्टेंस पर है? इक्वल. अब P पॉइंट कहाँ कहाँ जा सकता है? अभी तो बताया था P पॉइंट कहाँ कहाँ जा सकता है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. नहीं बस समझ में. तो अब करेंगे क्या? P से A का डिस्टेंस यानी AP और BP ये डिस्टेंस क्या कर देंगे? इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखे हैं. नहीं आया समझ में? बोलो भाई, ये नहीं आया समझ में? इक्वल क्यों करें हैं? इक्वल डिस्टेंस पर कौन है? P. किससे? A और B से. तो A का P से और B का P से जो डिस्टेंस है वो बराबर है, मैंने कर दिए. क्लियर हुआ? इससे x और y में रिलेशन आ जाएगा. अब AP को डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे तो क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट. A पॉइंट क्या था? 3,4 और P पॉइंट क्या था? क्या बनेगा? कैसे किया? ये कौन है? x2 y2 और ये कौन है? x1 y1. तो x2 माइनस x1 y2 माइनस स्क्वायर करा, सम करा, रूट करा, इज इक्वल टू यहां भी करेंगे तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस. क्लियर हुआ? स्क्वायरिंग कर दोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा. x माइनस 3 के स्क्वायर से x माइनस 3 का स्क्वायर कैंसिल. क्लियर? और y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y फॉर्मूला लगा दिया. y स्क्वायर माइनस 12y प्लस का 36, ये दोनों कैंसिल हो गए. ये इधर आया तो 4y आ गया और ये उधर गया तो 20. तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये स्ट्रेट लाइन बन गई ना? समझ में आया या नहीं आया? बोलो. निकालना जरा एक्सरसाइज 7.1.